प्रिय छात्रों, आप सभी का जनरल कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः स्वागत है। आपने लंबे समय से आप ये ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी विषय से संबंधित आपको संधियाँ, काव्य खंड के व्याकरण में आपको रसछंद अलंकार, ये सब आपको पढ़ाए गए थे पहले। उसके पश्चात फिर काव्य के पाठ, उनके परिचय, उसके बाद गद्य में उनके परिचय और संबंधित पाठ, ये सब आपने पढ़े हैं। जो भी आपको जो पीडीएफ मिल रही हैं उन सभी को आप विधिवत कॉपी पर करते हुए चलें। पहले खंड में काव्य खंड बना लें 1/3 भाग में, पहले परिचय, उसके बाद में उनकी व्याख्याएं। मध्य में गद्य खंड बनाएं, उनका परिचय पहले, उसके पश्चात फिर उनके गद्यांशों के प्रश्न, और उसके पश्चात तीसरे खंड में लास्ट में 1/3 भाग में पहले काव्य व्याकरण, उसके बाद फिर संधियाँ, और तत्पश्चात फिर संस्कृत के जो पाठ पढ़ाए हैं उनके अर्थ। और इसी क्रम में आज हम लोग कथा भारती में कहानी खंड में पहली कहानी ध्रुव यात्रा को पढ़ेंगे। ध्रुव यात्रा को पढ़ेंगे। ध्रुव यात्रा हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र जो हैं वो प्रेमचंद परंपरा के अग्रणी कहानीकारों में हैं। आपने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में मिला करके एक नई धारा को जन्म दिया। इस कहानी में जैनेन्द्र जी ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कट प्रेम की पराकाष्ठा को, उसके अकाट्य प्रेम की जो चरम सीमा को दर्शाया है, जिसमें प्रेम को नारी से अलग उच्च स्थान दिया गया है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से ओतप्रोत है। हर एक पात्र कर्तव्य निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई देता है, जिसकी पूर्णता के लिए जीवन अर्पण करने में भी इसके पात्र घबराते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें संस्कारित युवती के उत्कट प्रेम की पराकाष्ठा को इसमें दर्शाया गया। राजा रिपुदमन हैं, राजा रिपुदमन बहादुर, ये उत्तरी ध्रुव पर गए हैं। उत्तरी ध्रुव को इन्होंने जीत लिया है और वहाँ से लौटकर यूरोप नगर से बधाइयाँ लेते हुए फिर हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों में पहले पेज पर मोटे अक्षरों में छपी हुई है। उनकी पत्नी एक उर्मिला उनकी प्रेयसी है। वह उसने खबर को पढ़ा है और पास के पालने में सोते हुए शिशु का चुंबन किया। अर्थात राजा रिपुदमन और जो उर्मिला है वो आपस में प्रेमी थे और उनके विवाह संबंध न होने के बाद भी उनके प्रेम के चलते एक पुत्र का जन्म हुआ उर्मिला को, और उसका वो लालन पालन कर रही है। प्रतिदिन वो संदेश पढ़ती जा रही है, जोर शोर से अखबारों में संदेश को पढ़ती सुनती है, और वो शिशु के लालन पालन में भी लगी हुई है। आगे देखें। अब वो धीरे धीरे बम्बई आ गए हैं। स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। उन्हें दिल्ली वापस आना है। नागरिक का आग्रह कर रहे हैं, शिष्टमंडल उनसे मिल रहा है। उसकी प्रार्थना भी सफल हुई और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। निश्चित रूप से जो उर्मिला है उनके इस सूचना को सुनकर के बहुत उल्लसित है, आनंदित है, और दिल्ली वो आ गए हैं। सचमुच वो बम्बई से चल कर के दिल्ली आ गए हैं। उर्मिला रोज अखबार पढ़ रही है। राजा रिपुदमन को लोग फुर्सत नहीं मिलने दे पा रहे हैं। वो दिल्ली कब छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है।
निश्चित है कि वो आगे भी किसी कठिन यात्रा पर जाएंगे। उर्मिला निश्चित सदा की भांति वो पत्रों को पढ़ती है, समाचार पत्रों को पढ़ती है। एक दिन उसे एक लिफाफा मिला, मोटा सा लिफाफा मिला, उसमें एक चिट्ठी थी। उसने उसे पढ़ा और लिफाफे को मोड़ करके, जैसे अखबार वो रख देती थी, ऐसे उसने लिफाफे को भी मोड़ करके अपने पास रख लिया। इधर राजा रिपुदमन को, उसमें लिफाफे में भी ये वर्णन था, राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है, उन्हें नींद कम आती है, मन पर उनका काबू नहीं रहता, मन को एकाग्र करने में कठिनाई आती है। उन्होंने अपनी जो परेशानी थी उसका उसमें वर्णन किया था। यूरोप में उन्होंने मानसोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। यानी यूरोप में भी आचार्य जो मारुति थे, डॉक्टर थे, मस्तिष्क के डॉक्टर, उनकी प्रसिद्धि को उन्होंने यूरोप में भी सुना था। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर जिन मारुति को वो नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप देशों में वो बड़ी श्रद्धा लेकर के लौटे हैं। और कुछ समय के पश्चात वह आचार्य मारुति के शरण में पहुँचे हैं, उनको दिखाने के लिए पहुँचे हैं। तो अभिवादन पूर्वक आचार्य मारुति ने उनका स्वागत किया। वैद्य के पास रोगी आते हैं, लेकिन आज विजेता मेरे पास आया है, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा आचार्य मारुति ने उनसे कहा। तो आचार्य राजा रिपुदमन कहते हैं कि ये विजेता शब्द मेरे लिए जो आप कह रहे हो ये एक छल है, और दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए। इस प्रकार जो है आचार्य, हाँ चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ, शिकायत क्या है? तो रिपुदमन कहते हैं मुझे खुद ही पता नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मेरा मन काबू में नहीं है। ऐसी चर्चा वो निरंतर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और वह आचार्य मारुति के पास में राजा रिपुदमन पहुंचते हैं और वो विजेता शब्द सुनकर के थोड़ा अपने आप को चौंक जाते हैं और अपनी मन की बात को वो बताते हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान मेरा घर है, और कहते हैं कि मेरा घर ध्रुव पर भी हो सकता है। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है? रिपुदमन उत्साह से कहते हैं लेकिन क्यों कोई घर हो, और मेरे जैसे आदमी के लिए? आचार्य, खैर आप, हम काम की बात करें, मैं कुछ नहीं कह सकता, कल की बैठक में बताऊंगा। 3:20 पर डायरी रखते हैं, नहीं तो अब कल तक डायरी रखिए, और जो कुछ भी आप करें उसका पाई हिसाब उस डायरी में लिखिएगा, और इसके पश्चात फिर आप दोबारा मेरे पास आकर के हमसे मिलें। और इस प्रकार जो आचार्य मारुति जो हैं, डॉक्टर हैं, वह राजा रिपुदमन को शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं और कहते हैं कि मैं आत्मा को नहीं मानता, शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है, सारे अंग आपके ठीक हैं, और कृपया कल आप यहाँ के यंत्र मंदिर में, यानी जो जहाँ पर टेस्टिंग होती है, उसमें आप आ जाएं और आपका सारा शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा, परिणाम आपको दोपहर तक देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें वह राजा रिपुदमन को बताते हैं और कहते हैं कि कल जब भी आप आएँ तो आप अपनी डायरी लेकर के आइएगा। राजा रिपुदमन फिर से समय पर उनके पास पहुँचे हैं और वो मस्तिष्क और हृदय संबंधी परिणाम उनके सही नहीं आए हैं, तो विकार उन आवेगों में मत मानिए। वो कहते हैं और सारे अंग ठीक हैं। रिपुदमन आचार्य मारुति से क्षमा भी मांगते हैं, कहा कि मैं चित्त को उस जितना भी हो एकाग्र नहीं कर पाता हूँ। आचार्य बोले कोई बात नहीं, अगली बार सही ये कहिए कि अपने भाई महाराज साहब और रानी माता से
मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार के बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फ़ोन पर महाराज से बातें की थी। आप जो करो वह उसमें खुशी है, लेकिन अपने सुख से आप इतने विमुख न रहो, ये भी वो बताते हैं। रिपुदमन कह रहे हैं कि जी मैं उसके अयोग्य हूँ। विवाद से व्यक्ति रुकता है, वह बंधता है, वह तब सबका नहीं हो सकता। सपना एक कोल्हू बनकर उसमें जुता हुआ चक्कर में ही घूम सकता अपना एक कोल्हू बनकर उसमें जुता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को कोई हक नहीं है। इस प्रकार राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से कहते हैं। रिपुदमन ने जवाब दे दिया कि विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि हुई है। विवाह की बात दुकानदारी है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो, ये बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग परसों मिलते हैं। चाहे जहां जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वही 3:20 पर आप आइए। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती। इस प्रकार आचार्य मारुति के पास से मिलकर के वह चले आते हैं, और आने के बाद में राजा रिपुदमन फिर से समय बदलता है। अखबार कल को पीछे छोड़ आज चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए, और उनकी भेंट एक सिनेमा बॉक्स में उर्मिला से होती है। उर्मिला बच्चे के साथ वहाँ आई थी, और बॉक्स में केवल बच्चे के नाम को लेकर के चर्चा हुई। उसने पूछा रिपुदमन ने कि क्या नाम है। दोनों यमुना किनारे बात करते करते यमुना किनारे पर पहुंच गए, और रिपुदमन कहते हैं कि लाओ मुझे दो, इसका क्या नाम है। उर्मिला ने मुस्कुरा करके कह दिया, नाम अब तुम दीजिए। तो लो, आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। ऐसा नाम राजा रिपु ने दिया। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं, मैं तो मधु कहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कथन हैं, इन कथनों को भी आप कहानी में जरूर डालें। जब कथन आप कहानी में डाल देते हैं तो ये कथन क्या है, ये कहानी का प्राण है। इससे कहानी सजीव हो जाती है। मैं तो मधु कहती हूँ, तो वो भी ठीक है, माधवेंद्र बहादुर खूब है। तुम जानो, मुझे तो मधु ही काफ़ी है। वो अपने बच्चे से मधु मधु कहती थी उर्मिला। इस तरह कुल बातें होती रहीं। बीच में ज़रूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर दूर यमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो। तो उसने कहा, कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम काम को बीच में छोड़कर चले आए। मेरा काम क्या है, मेरी और मेरे बच्चे की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। यानी उर्मिला के स्वप्न बहुत ऊंचे हैं। उर्मिला अब भी मुझसे नाराज हो, नहीं तुम पर गर्वित हूँ। इन राजा रिपु को ऐसा लगता है कि उर्मिला हो सकता हमसे कुछ खिन्न हो। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुस्वा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला मुझे जो कहा थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो। मैं तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, न ध्रुव का हूँ, बस मैं तुम्हारा हूँ। ऐसा ये लगातार रिपु उर्मिला से निवेदन सा कर रहे हैं। उर्मिला कहती है, देखो राजा, तुम भूलते हो, गृहस्थी की सी बातें मत करो। महाप्राणों की मर्यादा है और है, तुम उन्हीं में से हो। आप महाप्राण हो। मेरे लिए क्या यही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि मुझसे घिरो। दुनिया को ये बताने जताने की जरूरत भी नहीं है कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व के लिए काफ़ी है। इस प्रकार जो उर्मिला है वो अपने कर्तव्य पर दृढ़ है, अपने त्याग पर दृढ़ है, और निश्चित रूप से वह अपने आप को उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। तो उसको समझाती है रिपु को कि अपने भीतर के वेग को शिथिल मत करो।
तीर की नाई की तरह, जैसे कि जो तीर एक चलता है, तीर के समान आगे बढ़ो, जब तक लक्ष्य पार न हो जाए तब तक रुको मत। इस प्रकार फिर रिपु कहते हैं कि उर्मिला तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा, क्या ये सच है? फिर उर्मिला कहती है कि राजा कैसी बात करते हो, तुम्हें कहीं रुक कैसे सकते हो, जाना होगा। नहीं जाओगे, अतुल बेग तुम में है, क्या वो यूं नहीं? मैं देखूंगी कुछ उसके सामने टिक नहीं सकता, मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती, इतना त्याग नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भवितव्य के प्रति तुम्हारा ये दान है। अब तुम उऋण हो, गति के लिए मुक्त हो, तुम धरती के हो चुके, अब आकाश के सामने होगे। राजा तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत है, गति का आनंद है। और इस प्रकार जो है उर्मिला निरंतर राजा रिपुदमन को आगे भेजने के लिए कहती है। जब वह उर्मिला से विवाह की बात कहते हैं कि आचार्य मारुति ने मुझसे आपसे विवाह करने के लिए दबाव डाला है, तो वह श्रद्धेय है उर्मिला, जानती हैं वो स्त्री को चूल्हे और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु है और साधारणता का वो अनुचर है। इस प्रकार जो उर्मिला है वो निरंतर रिपुदमन को प्रेरित करती है और विवाह करने से मना करती है। तो कह रही है उर्मिला कि निश्चित रूप से जो मारुति हैं वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। इसी से कहती हूँ कि उनकी बातों पर मत जाइए और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़िए। और इस प्रकार निश्चित रूप से जो है समयानुसार राजा रिपुदमन जो है उर्मिला की बात पर ध्यान देते हैं और आचार्य मारुति निरंतर उर्मिला को भी विवाह संबंध के लिए समझाते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहती है और वो रिपु से निश्चित रूप से कहती है कि तुम अपने लक्ष्य पर जाइए। और उधर आचार्य मारुति को भी वो समझा देती है कि विवाह एक बंधन है, विवाह में व्यक्ति बनता है, मैं विवाह करना नहीं चाहती। ये कहकर मारुति रोने लगते हैं, किंतु उर्मिला ये कहती हुई उनके पास से चली जाती है कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं मान सकती। हाय विधाता, क्यों नहीं लिख सका, आज्ञा पालन का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिख सकता और मुझ हत भागिन को आप भूल जाइएगा। ऐसा वो कठोर शब्द कह करके आचार्य मारुति के पास से चली जाती है। आगे देखें। और राजा रिपुदमन के लिए निरंतर वो आगे भेजने के लिए कहती है। जब राजा रिपुदमन कहते हैं कि मुझे कब जाना है, तो उर्मिला उत्तर देती है कि जब आपको हवाई जहाज मिल जाए। और तो वो कहते हैं कि जहाज़ को बुक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जहाज़ तो परसों ही जाएगा। परसों की बात को सुनकर के उर्मिला कहती है कि नहीं, परसों तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी आप नहीं जाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिपु का हाथ पकड़ लेती है। इस तरीके से पूरी कहानी आगे बढ़ती जा रही है। बल्कि रिपुदमन उर्मिला के साथ रहने की भी इच्छा करते हैं, लेकिन नहीं, उर्मिला निरंतर उनको आगे जाने के लिए प्रेरित करती है और अपनी चिंता से उनको मुक्त करती है। वो कहती है कि जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर के आचार्य अकस्मात उसमें आकर के जो है आवेश में आकर के आचार्य कहने लगे कि कौन उर्मिला? वो धनंजय की लड़की। वो ये कहती है जी। चलिए और आगे बढ़ें। इस प्रकार जो राजा रिपुदमन निश्चित रूप से दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी करने लगते हैं और उर्मिला उनसे जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिपुदमन दक्षिण ध्रुव के जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्कंठा का ठिकाना नहीं रहा।
और वो भी आगे जाना चाहते हैं। अनेक तस्वीरें ली गईं इधर उधर से, और उर्मिला खबर पढ़ती है और रख लेती है। अंत में आज उसके जाने की अंतिम संध्या है। राजा रिपुदमन जा रहे हैं और जाते हैं, लेकिन अभी जाते हुए भी उनका मन नहीं करता है कि वो जाएं, लेकिन वो उर्मिला के कहने पर निरंतर वह उनके लिए भेजती है। और जैसे जैसे वो जाने के लिए कहते हैं, वैसे वैसे उर्मिला का जो दिल है वो थोड़ा सा धड़कता है, उनका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन इस पर राजा कहते हैं कि मैं स्त्री की बात को नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। तो उर्मिला भी कहती है कि मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। ऐसा वो चूंकि वचन पालन से दोनों बंधे हुए हैं, और इस प्रकार से वो विचार करते हुए और आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज शटलैंड के लिए उन्होंने बुक कर दिया। असंख्य तस्वीरें छप गईं। उर्मिला भी खबर को पढ़ लेती है, सोन में देखती रहती है, कभी बच्चे में डूब जाती है। अखबार के पन्नों से आगे और कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या है, राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा है होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति, सभी इस समय उनका स्वागत कर रहे होंगे। उर्मिला ने अखबार उठाया, सुर्खी है और बाक्स में एक खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए, गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई, लेकिन पूरे अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं भी उस अखबार में छपी हुई होंगी, जिन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई, उनकी चर्चा हुई। खासकर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा जा सकता था। उर्मिला एक एक अक्षर को पढ़ती थी, उसके रस को निचोड़ लेती थी। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में एक मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे से पत्र मिला। जो पत्र छपा था वो भी नीचे इसमें दर्शाया गया है। उस पत्र में लिखा था कि मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। ये राजा रिपुदमन की ओर से पत्र लिखा गया कि मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था, सभी तैयारियां पूरी थीं। ध्रुव से मुझे कोई महत्व, कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस बार मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुकर होती। मेरी ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, ये अन्याय है, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं ये श्रेय नहीं ले सकता। वो ये सारा श्रेय उर्मिला को भी देना चाहते हैं। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि मैं ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो मुझे श्रेय दिया, महत्व दिया, उसका स्वल्पांश भी मैं साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे खेद है कि मैं किसी के मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना नहीं था। इन ध्रुव से वो वापस नहीं लौट पाते, इसलिए अब बचना नहीं है। मुझे संतोष है कि मैं किसी की पूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं भगवान मेरे प्रिय के अर्थ, अर्थात वो उर्मिला को अपना प्रिय ही मानते हैं, भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। इस प्रकार वह कहते हुए उन्होंने पत्र पूरा लिखा था। निश्चित रूप से ये कहानी एक बहुत ही सारगर्भित और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका उद्देश्य भी ध्यान से समझें। ये जो आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य है, प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना करना है। एवं दूसरा उद्देश्य इसका ये भी हो सकता है कि वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है।
तीसरी बात इसमें ये भी कह सकते हो कि कहानीकार के अनुसार जो वैयक्तिक सुख है उसकी अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। इस प्रकार जो ध्रुव यात्रा कहानी है वो कहानी के तत्वों की दृष्टि से सफल है। निश्चित रूप से पूरे पाठ को आप पढ़ते जाइए, क्रम से इसकी कहानी को लिखें, बीच बीच में कथन भी डालें, कथन को काले पेन से लिखें और इसका उद्देश्य भी लिखें। उद्देश्य लिखते समय कथानक, पहले कथानक, उसके बाद में उद्देश्य करके इसका सारांश पूरा किया जाता है। अभी तक आपने जो भी वीडियो देखे हैं, जो भी PDF आपने पढ़ी हैं, उन सभी में परिचयों से संबंधित सभी के परिचय में जन्म स्थान, उनकी तिथियां और रचनाएं, ये सब ध्यान से पढ़ें। गद्यांश पद्यांशों में जो प्रश्न है उनको ध्यान से देखें। संस्कृत के अर्थ को तैयार करें। गद्य के गद्यांशों के प्रश्न जो दिए हैं उनको तैयार करें। रसछंद अलंकारों में परिभाषा उदाहरण रटें। जो गृह कार्य, ये सब आपके लिए गृह कार्य है, जो गर्मी की छुट्टी भी आपको मिल सकती हैं, इसमें जो भी ये काम आपको अभी तक कराया गया है, ये सब कोई काम अगर अपूर्ण है तो उसको पूरा करें। साथ ही साथ एक पूरा गृह कार्य ये है कि आप मासिक टेस्ट के हिसाब से इस सारे पाठ्यक्रम को लिखकर तैयार करें। जब स्कूल खुलेगा तो जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट फिर इसी पाठ्यक्रम से लेकर के होगा। जो आपको कराया जा रहा है उसको विधिवत करते चलिए, पढ़ते चलिए और आगे बढ़िए और कठिनाई में भी अच्छे अंक लाने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।